अच्छा अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम पिलूविरा और रेट ऑफ रिएक्शन के पास्ट पेपर्स कर रहे हैं। नॉर्मली दोनों ना ये एक साथ आते हैं। ठीक है, ये दोनों टॉपिक दोनों एक साथ आते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन और इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम में क्या होता है? इक्विलिब्रियम में आप बताते हो कि भाई आपको प्रोडक्ट कितनी पे मिल रही है, प्रोडक्ट की यील्ड कितनी मिल रही है। रेट ऑफ रिएक्शन में आप बताते हो कि आपका जो रिएक्शन है वो किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और अगर आपको स्पीड कम या ज़्यादा करनी है, इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, तो आप कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। दोनों के फैक्टर सेम है ना, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन में ये एक और आ जाता है किसका, ये सरफेस एरिया। कैसे दोनों के क्वेश्चन जो है ना मोर और लेस सेम ही होते हैं, यानी कि एक ही टाइप के क्वेश्चन को रिपीट होते हैं। ठीक है। और दोनों के क्वेश्चन आते भी ये एक साथ हैं, ऐसा ये मतलब फील होता है कि ये कभी परेड का क्वेश्चन है लेकिन होता वो इक्विलिब्रियम का है। तो ये स्टूडेंट से काफ़ी जो है ना गलतियां होती हैं। ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। Ammonium chloride NH4Cl decomposes when heating to make the hydrogen chloride and ammonia. This reaction is reversible reaction. The forward reaction absorb energy. फॉरवर्ड रिएक्शन एब्जॉर्ब एनर्जी का मतलब है कि मेरे पास जो रिएक्शन है ना वो एंडोथर्मिक है। ठीक है, क्योंकि वो ये एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये एंडोथर्मिक होगा। ठीक है। ये मेरे पास उसके बाद इक्वेशन लिखी हुई, इक्वेशन क्या है, NH4Cl decomposes to HCl and NH3. An equilibrium mixture is formed when the reversible reaction happens in a closed system. State what is meant by the term equilibrium. Include the ideas about the rate of reaction and the concentration of reactant and product in your answer. भाई दो थे ना इसके पॉइंट इक्विलिब्रिया के, कि ये इक्विलिब्रिया क्या होता है, when the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. Rate of forward is equals to rate of backward reaction. ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, और सेकंड उसने क्या बोला है कि कंसंट्रेशन से भी तो बताओ। देखो अगर जिस रेट से ये आगे जा रहा है उसी रेट से ये पीछे आएगा ना, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट, कि इनकी वो कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सही। अच्छा देखो, मैं ये वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसमें दोनों चीजें आपकी कवर होती हैं। सही। अच्छा देखो उसके बाद क्या है, प्रिडिक्ट व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक वही चल रहा है। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एंड द प्रेशर इज रिमेन्स कांस्टेंट। वो ये बोल रहा है कि भाई जब हम इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम की जो ये पोजीशन है उसके ऊपर क्या फर्क तो पड़ना है जबकि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। देखो हमारे पास क्या है कि रिएक्शन है एंडोथर्मिक ना। एंडोथर्मिक में हीट कहाँ होती है, यहाँ पे होती है। यानी कि जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है वो हीट के साइन के साथ स्टैब्लिश होता है। ठीक है। तो जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा ना, तो क्योंकि हीट जो है वो रिएक्टेंट साइड पे, तो रिएक्टेंट साइड इंक्रीज होएगी, यानी रिएक्शन पीछे की वो तरफ आ जाएगा। तो इसको वो काउंटर करने के लिए जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट है वो राइट हैंड साइड पे यानी प्रोडक्ट साइड पे मूव कर जाएगा। ठीक है। इसको काउंटर करने के लिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स वो राइट साइड चले जाएगा। ठीक है। प्रिडिक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब लिखोगे क्या, एज द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक गोइंग फॉरवर्ड, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट विल मूव टुवर्ड्स
राइट हैंड साइड, ये मैंने एरो करके बनाते हैं, लेकिन आप तो पूरा ही मतलब को लिखोगे ना। मैंने ये ही एस और ये आर एच एस करके रखा है, आप पूरा लिखोगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट विल मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। सही। अच्छा देखो, फिर उसके बाद बोल रहा है कि प्रोडक्ट predict what happens to the position of equilibrium when the pressure is increased when the temperature remains constant। देखो, प्रेशर रख गया, अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम शिफ्ट जाता है तो लेसर मोल्स की तरफ। जब प्रेशर इंक्रीज होता है, जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट जाता है लेदर मोल्स की तरफ। तो ये लेदर मोल्स ऑफ गैस की तरफ। और अगर प्रेशर ये डिक्रीज होगा तो इसका अपोजिट कर दो, इक्विलिब्रियम शिफ्ट मोर मोल्स की तरफ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे मोल्स देखने हैं कहाँ पे कितने हैं। ठीक है। यहाँ पर एक मोल है, यहाँ पे एक 1+1 यानी 2 मोल है। रिएक्टेंट साइड पे 1 मोल है और प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स है। तो जब मैं ये प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो लेजर मोल्स में पीछे की तरफ, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा। एज रिएक्टेंट साइड, एज लेजर मोल्स, सो when we increase the temp pressure, it will move towards लेफ्ट हैंड साइड या रिएक्टेंट साइड। सही है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद क्या है। अच्छा अब देखो, यहाँ पे उसने अब क्वेश्चन चेंज कर रहा है ना, किस तरीके से चेंज कर रहा है। Predict what happens to the rate of backward reaction when the temperature is increased and the pressure remains constant। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, देखो सीधा सा रूल है। अगर मैं देखो, रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ चक्कर नहीं चलता कि कहाँ पे क्या है, वो एंडो है क्या पे एक्स। रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ओ सॉरी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही होगा। ये एंडो और हेक्सो का चक्कर चलता है इक्विलिब्रियम में। उसने सीधा क्या बोला कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ ये बैकवर्ड रिएक्शन का बताओ क्या फर्क तो पड़ेगा। ठीक है। रेट ऑफ ये बैकवर्ड डायरेक्शन तेज हो किसी भी तरह डायरेक्शन में, अगर मैं टेम्परेचर तेज कर दूंगा तो जाहिर सी बात है मेरा रेट ऑफ रिएक्शन तेज ही होगा। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज, मैं सीधा रेट इंक्रीजेस लिख दिया। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, पूरा मैंने याद है आप लोग को चेन कराई थी, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। क्या बढ़ती है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिससे आपका क्या होता है, मूवमेंट इंक्रीज होती है। तो ये मूवमेंट अगर आपकी बढ़ेगी तो क्या होगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन को बढ़ जाएगी। सही। जिससे आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो, इट डजेंट मैटर ना, वो इंक्रीज होगा। अच्छा देखो, फिर उसके बाद क्या है, प्रेडिक्ट व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज। देखो, जितने भी हमारे पास फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे रेट ऑफ रिएक्शन से डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है। अगर हम उनको इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। रीजन इसका क्या लिख सकते हैं कि जब हम एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स मोर क्राउडेड हो जाएंगे। प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स बिकम मोर क्राउडेड, जिसकी वजह से क्या होगा, पार्टिकल्स मोर क्राउडेड होंगे तो क्या होगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होगी। ठीक है। मेरा क्या होगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन मेरा बढ़ेगा, पार्टिकल ज़्यादा ही कोलाइड करेंगे, जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। अच्छा देखो, अब यही जो चीज़ है ना, देखो एक ही वो क्वेश्चन था
उसी एक क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन से उसने दोनों चीजें हमारे पास वो कवर करी हुई है। उसने कोई अलग अलग क्वेश्चन को नहीं दिया गया है ना। उसने एक ही साथ जो है दोनों चीजें जो है वो कवर कर ली है, और वो इसी तरीके से करता है। वो एक ही क्वेश्चन देगा, उससे पता नहीं क्या कुछ कवर जो है वो करवा देगा, ठीक है। और ये इसका ये फेवरेट काम होता है। इसके अलावा वो इसमें एंथैल्पी भी आप जो है ना ज्वाइन को कर देता है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन वो बनाता है जिसमें एंथैल्पी भी होती है। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, अब अगर कोई ये इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आएगा ना, तो हम जल्दी जल्दी करेंगे ना, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे अगर इसी टाइप का आएगा तो। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कार्बन रिएक्ट विद द स्टीम टू मेक द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। द फॉरवर्ड रिएक्शन एब्जॉर्ब एनर्जी। यानी वही चीज है ना, एंडोथर्मिक है, बोले एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो एंडोथर्मिक है। यानी हीट जो है वो इस तरफ आएगी। वो बोल रहे हैं, एंड इक्विलिब्रियम इस मिक्सचर इज फाउंड व्हेन द रिवर्सिबल रिएक्शन हैपेंस इन अ क्लोज सिस्टम। Explain why the reversible reaction must be in a closed system for an equilibrium mixture to be formed। यानी कि वो क्लोज सिस्टम ही उसके लिए कंडीशन क्यों है, क्लोज सिस्टम में ही हम क्यों करते हैं क्लोज सिस्टम के ये बगैर, यानी ओपन सिस्टम में क्यों नहीं करते। देखो ओपन सिस्टम पता क्या करता है। ओपन सिस्टम जो है ना, हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है ना वो आउटसाइड, यानी कि वो बाहर को निकाल देता है। यानी कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो बाहर रिमूव ये हो सकता है। जैसे कि देखो, जब कोई रिएक्शन होता है ना, तो क्या होता है, जो मेरा रिएक्टेंट है ना, वो ज्यादातर मतलब अच्छा खासा रिएक्टेंट वो गैस में भी चेंज होता है। तो क्या होता है, वो डिफ्यूज हो जाता है बाहर, ठीक है। तो एक तो ये क्या है कि कुछ भी जो है वो ना बाहर इन एंड आउट, वो कुछ भी ना हो, ठीक है। सो नो रिएक्टेंट कैन escape। कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी रिएक्टेंट escape ना वो कर पाए, ठीक है। इसको बहुत सारे तरीकों से भी लिख सकते हो, जो भी आपको देखे नहीं इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी चीज़ बाहर ना जाए आपकी, ठीक है, उसी को क्लोज सिस्टम में रहे। इसलिए आप इसको क्या करते हो, वो क्लोज सिस्टम यानी उसी वो सिस्टम में रहे। देखो वही चीज़ है, सेम वही क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। बोले कि भाई अगर ये वो टेम्परेचर में डिक्रीज कर दूं तो क्या फ़र्क मुझे यहाँ पे पड़ना है। देखो वही चीज़ है सेम। मैं जब यहाँ पे देखो एंडोथर्मिक है, तो हीट का साइन कहाँ आएगा, हीट का आएगी रिएक्टेंट साइड पे। तो जब मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर दूंगा, तो हीट का है रिएक्टेंट साइड पे, तो रिएक्टेंट साइड क्या हो जाएगी मेरे पास, कम हो जाएगी। तो रिएक्टेंट साइड जब मेरे पास कम होगी, तो ली चैटले ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो साइड वो कम हुई है उसी तरफ इक्विलिब्रियम शुड मूव। मतलब ये वो करता है। जब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे हीट है, और जब हीट में कम करूंगा तो रिएक्टेंट साइड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो ली चैटलियर ये प्रिंसिपल की बात फॉलो करेंगे। जो साइड डिक्रीज होगी, कम होगी, उसी तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हम लेके आएंगे। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ आ जाएगा, पीछे की तरफ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड प्रिडिक्शन क्या है इसकी, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। फिर क्या लिखेंगे, वही इसी तरीके से ना, एस। बिल्कुल वही सेम चीज़ है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है जो हमने अभी ऊपर लिखा है ना। बस फर्क क्या हो जाएगा, इंक्रीज के बदले यहाँ डिक्रीज आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम शिफ्ट जो है राइट हैंड साइड के बदले लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाएगा। when we decrease the temperature, equilibrium should will move towards the left hand side। सेम वही चीज़ है, ठीक है। और इसी तरीके से वो अगले पार्ट में क्या बोल रहा है कि प्रेडिक्ट व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीज। भाई देखो प्रेशर पर डिक्रीज है ना, तो कहाँ जाएगा, मोर मोल्स की तरफ जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट, अगर प्रेशर डिक्रीज है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा, मोर मोल्स की तरफ जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो लेसर मोल्स की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर प्रेशर अभी क्या डिक्रीज है तो मोर मोल्स की तरफ मूव करेगा, ठीक है।
अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ, तो देखो यहाँ पे मेरे पास मोल्स का काउंट जो है वो एब्सोल्युटली इक्वल है। यहाँ पे भी एक मोल, 1+1 2 मोल्स है। यहाँ पे 1+1 2 मोल्स है। तो पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे कुछ फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि दोनों तरफ गैस के, सॉरी सॉरी एक मुझसे गलती हो गई। यहाँ पर एक ही मोल है, क्योंकि ये तो सॉलिड है ना। सॉलिड तो हम काउंट नहीं करते हैं ना, जो हमारे की प्रेशर है वो तो सिर्फ गैसेस के ऊपर करता है वर्क ना। तो जो कार्बन है वो सॉलिड, तो जाहिर सी बात है वो कार्बन के ऊपर तो एप्लीकेबल तो नहीं होगा। तो रिएक्टेंट की तरफ एक मोल है और ये प्रोडक्ट पे 2 मोल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज करें तो क्या जाएगा, मोर मोल की तरफ, यानी प्रोडक्ट साइड की तरफ, प्रोडक्ट साइड यानी राइट हैंड साइड की तरफ। बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वही चीज़ होगी। तो लिख इसको दोबारा जो है ना टाइप करके, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ठीक है, एज अब यहाँ पे हम लिखेंगे, एज द प्रोडक्ट साइड हैज मोर मोल्स, as the product side as the product side has more moles, so when we decrease the pressure, equilibrium should will move towards right hand side, ठीक है। अच्छा देखो, फिर इसी तरीके से क्या है कि भाई व्हाट हैपेंस टू द प्रिडिक्ट व्हेन द व्हाट हैपेंस टू द बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो देखो पूरी चीज उल्टी हो जाएगी ना। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो जो मेरी स्पीड है यानी मूवमेंट, वो भी वो कम हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन भी वो कम हो जाएगा, तो रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से उसने यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो प्रेशर का तो वही रहेगा एग्जैक्टली ना, जो हमने ऊपर लिखा, ऊपर भी ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा था ना। सही। प्रेशर का तो वही रहेगा, अगर ये प्रेशर ये इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स आपस में मोर क्राउडेड होंगे, उनका वो कोलिजन ज़्यादा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, सही। अच्छा देखो, फिर उसी तरीके से क्या है यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, अब तुम लोग गौर करोगे कि एक ही चीज़ें चलती जाएंगी ना, तो हम ये चीज़ें थोड़ा वो जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। The equation represent the equilibrium between the nitrogen and oxygen at higher temperature in a closed container, ठीक है। नाइट्रोजन का रिएक्शन है O2 से 2NO बना ही नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है। अब वो बोल रहा है कि भाई वो एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस, एक्सप्लेन प्रेडिक्ट व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे देखूंगा मोल्स कितने हैं ना, देखो गैस के मोल्स जो है 1+1, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो देखो गैस के मोल्स हैं तो पोजीशन इक्विलिब्रियम क्या आएगा, नो चेंज। पोजीशन पे नो चेंज आ जाएगा, क्यों, बोथ sides have same number of moles, same number of gaseous moles, ठीक है। दोनों तो गैसेस मोल्स क्या है, सेम है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो कि द टेबल शोज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं, इन अ क्लोज कंटेनर एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर, 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स में ना। अच्छा देखो, अब यहाँ पे देखना, अब आपने उसने क्या दिया है, एक दिया हुआ है टेम्परेचर, फिर वो उसको कंपेयर किससे करा रहा है, टेम्परेचर है, और टेम्परेचर को कंपेयर करा रहे हैं वो कंसंट्रेशन से, ठीक है। देखो ये कंसंट्रेशन किसकी है, NO की है ना। NO क्या है, मेरा प्रोडक्ट है। अब वो बता क्या रहा है कि भाई जब मेरे पास जो है प्रेशर, जब मेरे पास टेम्परेचर 800 था तो कंसंट्रेशन थी 0.02, ठीक है।
जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो कंसंट्रेशन को बढ़ गई, 0.2 हो गई, यानी कि प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप हो रहा है ना। तभी तो मुझे ये प्रोडक्ट को ज्यादा मिल रहा है नो, मेरे पास ये प्रोडक्ट में था ना। ठीक है, ये मैंने रिएक्शन लिखा है ना, N2 + O2 गिव्स ऑफ 2NO2, 2NO, ठीक है। तो NO रिएक्टेंट में, फिर इसी तरीके से अगर मैं और टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो और मेरा क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा देखो, वो यहाँ पे बोल क्या रहा है, शो योर इंफॉर्मेशन, शो स्टेट व्हाट दिस इंफॉर्मेशन शोज अबाउट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्सप्लेन योर आंसर। सबसे पहले क्या पूछा कि भाई एंथैल्पी चेंज मेरे पास ये कौन सा है। देखो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट वो बढ़ गया, नहीं इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जा रहा है, वो राइट हैंड साइड पे जा रहा है। तो ऐसा कब होता है कि अगर मैं वो टेम्परेचर बढ़ाऊं और इक्विलिब्रियम शिफ्ट वो राइट हैंड साइड पे वो चले जाए। ठीक है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा दोनों सब चीज़ें के साथ ना। देखो सबसे पहले मैं ये अज्यूम करता हूँ कि ये एंडोथर्मिक है, सही है। सबसे पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ ये एंडोथर्मिक है, तो उसका जो है हीट का साइन आएगा पर राइट हैंड साइड पे। तो जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा ना, तो ये वाली साइड खुद ब खुद इंक्रीज आएगी क्योंकि इस तरफ हीट है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ चला जाएगा, एन ओ की तरफ। तो ये क्या हो गया, एनओ इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे वही यही तो हो रहा है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो एनओ इंक्रीज हो रहा है ना। लेकिन इसने हमें ये हमसे ये पूछा है कि भाई ये एंथैल्पी चेंज है एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। तो हमने चेक किया, पहले हमने ये एंडो से चेक किया फिर हम एक्सो से चेक करते हैं, लेकिन हमने जो एंडो से चेक किया उसी में हमारा रिजल्ट हमें मिल गया। क्योंकि एंडो में हीट आती है रेक्टेंट साइड पे ना। एंडो में हीट हम एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं एंडोथर्मिक में, तो हीट कहाँ पे आएगी, रेक्टेंट साइड पे आएगी। तो जब हम हीट यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वही साइड इंक्रीज होगी जिस तरफ हीट है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट क्या तो ली ये चैट लिया, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जिस तरफ जो साइड के वो कम हो जाए ना उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर लिया हो। तो जब रिएक्टेंट साइड ये बढ़ जाएगी क्योंकि हीट बढ़ रही है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट आ जाएगा ये प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है। एंडोथर्मिक। As the reaction is endo going forward, पी चीज पूरा लिखना है, endo going forward, so when we increase the temperature the equilibrium shift will move towards right hand side, तो अच्छा वो बोला है कि अब बिल्कुल एक रैंडम रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन था वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। द रिएक्शन इज रिपीटेड एट हाई टेम्परेचर, ऑल द अदर कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, डिस्क्राइब हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस, एक्सप्लेन योर आंसर यूजिंग द आइडिया अबाउट कोलिजन ऑफ पार्टिकल। देखो वही चीज़ है ना कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ना है अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, वही चीज़ है कि टेम्परेचर अच्छा वो कोलिजन का तो मैं इनके बोलने के बगैर भी आप लोग को लिख पा रहा हूँ ना। कोलिजन में दोनों कंडीशन में आप लोगों को मतलब लिखवा रहा हूँ कि कोलिजन में आपसे छुड़वा नहीं रहा, ठीक है। वही है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी। मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जो कोलिजन है मेरा वो पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी मेरा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब बोले द रिएक्शन इज रिपीटेड यूजिंग अ हायर कंसंट्रेशन of hydrochloric acid. All other conditions state the same. Describe how the rate of reaction changes. Explain your answer using the ideas about collision of particle. मैंने जब आपको रेट ऑफ रिएक्शन का करा रहा था तो एक बात तब बताई थी कि कंसंट्रेशन और प्रेशर आपस में वो भाई बहन है। जो अफेक्ट ये प्रेशर का है वही कंसंट्रेशन का भी है, ठीक है। दोनों सेम है, लेकिन क्योंकि अगर हम जब कोई कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो सिमिलरली वो भी इंक्रीज होता है ये प्रेशर भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब हम की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होंगे, पार्टिकल्स मोर क्राउडेड हो जाएंगे, पार्टिकल्स बिकम मोर क्राउडेड, ठीक है। तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन वो बढ़ जाएगा। आ गया ना कोलिजन का, ठीक है। तो मैंने आपको इससे पहले भी लिखवाता हुआ आ रहा हूँ। इससे क्या होगा, मेरा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, सही।
अच्छा देखो उसके बाद बोला दिस क्वेश्चन इज अबाउट द अमोनिया एंड द अमोनियम सॉल्ट. Ammonia is manufactured by the Haber process. Name the catalyst used in the Haber process. Explain how the catalyst increases the rate of reaction. इसमें यूज होता है आयरन. ठीक है, ये अभी मैंने अभी कराई नहीं, अभी आप लोग कराऊंगा जब ये एसिड की तरफ आएंगे अमोनिया वगैरह. Explain how a catalyst increases the rate of reaction. Catalyst rate of reaction कैसे ये इंक्रीज करता है. देखो चाहे एक माह की डेफिनेशन है, चाहे 2 माह की है, लेकिन आपने सेम ही है. Catalyst speeds up the reaction. Speeds up the reaction by providing an alternate path of lower activation energy. ठीक है. वैसे तो ये 2 मार्क का है, लेकिन 1 मार्क का है, तब भी आप यही लिख देना. ठीक है. अच्छा देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो ये हम अब रिपीट नहीं कर रहे हैं ना. Predict what happens to the amount of ethanol in the equilibrium mixture if the temperature is decreased and the pressure remains constant. देखो इथेनॉल हमारे पास क्या है, इथेनॉल ही है. वो बोला है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होगा. उसने बोला मैंने कि रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक है. तो एक्सोथर्मिक है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर इस साइड पे, तो ये साइड इंक्रीज होगी. तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ चले जाएगा, पीछे वाली साइड पे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे. तो ये पीछे की तरफ चले जाएगा, तो इथेनॉल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो मैं क्या लिखूंगा, इथेनॉल डिक्रीज हो जाएगा. क्यों, फिर वो इसी तरीके से लिखूंगा एज द रिएक्शन इज एक्सो गोइंग फॉरवर्ड. चलिए ये लिख देता हूँ. एज द रिएक्शन इज एक्सो गोइंग फॉरवर्ड, when we increase the temperature equilibrium should move towards लेफ्ट हैंड साइड या रिएक्टेंट साइड. ठीक है, दोनों लिख सकते हैं. देखो ये फिर से वही आ गया. ठीक है, यानी से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे से इथेनॉल का वर्ड यूज कर लिया, इक्विलिब्रियम का वर्ड, यानी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज नहीं किया. predict what happens to the amount of ethanol in the equilibrium mixture if the pressure is decreased and the temperature remains constant. वही चीज़ है, ये प्रेशर का पूछा आपसे बस. ठीक है. अच्छा देखो अब यहाँ पे कुछ उसने थोड़ा चेंज किया है क्वेश्चन. सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस एट द पावर स्टेशन कैन बी रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड a flue gas desulfurization. In a flue gas desulfurization, SO2 reacts with a calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट ये रहा आपके पास, सही है. कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड से, तो बन रहा है कैल्शियम सल्फाइड बन रहा है. ठीक है, और CO2 बन रहा है. दिस रिएक्शन नीड्स to be fast to remove as much as sulfur dioxide as possible. क्यों हमें इस चक्कर में नहीं जाना. Explain using the ideas about the particles why the calcium carbonate needs to be powdered instead of single lump. देखो ये है सरफेस एरिया का. सरफेस एरिया जब हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, साइट्स टू अटैक इंक्रीज हो जाती है, हम ज़्यादा साइट्स अटैक कर सकते हैं. ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज किया, साइट्स टू अटैक भी वो बढ़ गई. इससे क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा, यानी कि कोलिजन ज़्यादा हो जाएगा. फ्रिक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या हो गया, ज़्यादा. इससे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. अच्छा देखो फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि एक्सप्लेन यूजिंग द आइडियाज अबाउट द पार्टिकल्स व्हाई डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. दो साइड डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड सल्फर डाइऑक्साइड. वही चीज़ है, अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मूवमेंट कम होगी, कोलिजन कम होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी वो कम हो जाएगा. ठीक है, ये हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं क्वेश्चन, तो अब दैट सी बात है, दोबारा करके इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है. हाँ, अब देखो ये जरा ना, उसने देखो सब कुछ दे दिया इस क्वेश्चन में. ठीक है, इसमें उसने ट्रेडॉक्स भी दे दिया, एंथैल्पी भी दे दिया, और रेट ऑफ रेशन यानी कैटलिस्ट भी दे दिया. तो ये एक अटेम्प्ट कर लेते ताकि पिछला भी रिवाइज हो. ट्रेडॉक्स अभी तक मैंने कराई नहीं, इसके बाद प्रेडॉक्स और वही कराऊंगा, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. अभी मेरे पास क्या है, SO2 प्लस SO3, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं. ठीक है, और वो बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज इन दिस रिएक्शन. देखो सल्फर डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है.
ऑक्सीजन गेन कर रहा है ना, और ऑक्सीजन गेन करके SO2 से SO3 में चेंज हो रहा है। तो ऑक्सीजन गेन करने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। SO2 इज गेनिंग ऑक्सीजन, ठीक है। अब बोला यूज एक्सप्लेन यूजिंग द आइडियाज अबाउट द बॉन्ड ब्रेकिंग द बॉन्ड फॉर्मिंग व्हाई द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अरे भाई रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों है, ठीक है। देखो रिएक्शन एक्सोथर्मिक इस वजह से, देखो ये क्या हो रहा है, ये मेरे पास फॉर्मेशन हो रही है या ब्रेकिंग हो रही है। ये बच्चा तो हर कोई देख के बोल सकता है कि सर ये फॉर्मेशन है, ठीक है। ये ब्रेकिंग नहीं हो रही, सिर्फ क्या हो रहा है, SO2 में SO3 ऐड हो रहा है, कुछ टूट भी नहीं रहा। तो हिट मीन्स के यहाँ पर ये क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। फॉर्मेशन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। ऊपर क्या हो रहा था, अच्छा ऊपर उसने हमें नहीं कहा था कि ये क्या है ये, लेकिन यहाँ पर तो उसने हमें बता दिया क्या है ना। क्योंकि यहाँ पे हमें रिएक्शन देख के पता चल रहा है कि भाई यहाँ से फॉर्मिंग हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, मेकिंग हो रही है, ब्रेकिंग कुछ नहीं हो रही, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि भाई एंडो जो है, ये मैं अब शॉर्ट में ये लिखा रहा हूँ क्योंकि एंथैल्पी में ये चीज़ करा चुका हूँ। एंडो होती है बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। ये होता है रिलीज ऑफ एनर्जी, क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक्सो होती है बॉन्ड फॉर्मिंग। अच्छा मैंने उल्टा वो बता दिया। एब्जो होता है एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी, होता है रिलीज ऑफ एनर्जी, एक्सो, ठीक है। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक इस वजह से, क्योंकि ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है और एब्जॉर्ब कम हो रही है। मोर हीट इज रिलीज देन एब्जॉर्ब। देखो कैटलिस्ट में तो वही आ जाएगा, एक्सप्लेन बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट पाथ ऑफ अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। आधी डेफिनेशन तो उसने खुद ही लिख दी ना, कि ये वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, कैसे करता है, बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। देखो जैसे ये क्वेश्चन है ना, एक्सप्लेन यूजिंग आइडियाज अबाउट द पार्टिकल्स why the catalyst in a catalytic converter needs to have a large surface area। यहाँ पे उसने बस चेंज कर दिया है, उसने एक अलग सेंस से पूछ लिया कि भाई कि जो वो कैटलिस्ट जो हम ये कैटलिटिक कन्वर्टर यूज करते हैं, जो कैटलिस्ट कैटलिटिक कन्वर्टर में यूज करते हैं, उसका सरफेस एरिया ज्यादा क्यों होना चाहिए। सीधी सी बात है, वही है, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो साइड टू अटैक ज्यादा होंगी। सेम वही जो हमने सरफेस एरिया का लिखा है वही लिखना है, और जरा सा भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। यानी कि आप बोलेंगे 0.1% भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, वही आपने छाप देना और कुछ भी नहीं है। बस ये आप यहाँ पे छाप दो, वो पूरा वो कॉपी कर दोगे और कुछ भी नहीं है, सही। अच्छा देखो भाई यहाँ पे बोल रहा है कि भाई द कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड इन अ पावर स्टेशन कैन बी रिमूव्ड बाय अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद द वाटर, ठीक है। हम CO2 का जो CO2 पावर स्टेशन में बनती है उसका वाटर से रिएक्शन करें तो रिमूव हो जाती है। अब वो बोल रहा है कि द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज्ड, the temperature is kept constant, predict how the position equilibrium changes। वो बोल रहा है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गई ना, ये साइड इंक्रीज हो गई, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा, इसके अपोजिट साइड पे ना। क्योंकि अगर वो रिएक्टेंट साइड यानी CO2 की साइड इंक्रीज हुई है ना। अच्छा सॉरी, एक मिनट, ये एक्सोथर्मिक है। ये- अच्छा ये हुआ है कि कंसंट्रेशन वाला है ना, टेम्परेचर वाले को थोड़ी पूछा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना हमारे पास, से बोल दिया टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये हेक्सो या फिर एंडो, हमें इससे कुछ फर्क नहीं तो पड़ता है ये वाले पार्ट में। तो जाहिर सी बात है, जब हम वो बोले ना कि CO2 इंक्रीज करें, CO2 इंक्रीज होंगे तो रिएक्टेंट साइड वो बढ़ जाएगी, तो प्रोडक्ट साइड कम हो जाएगी। तो ली ये चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो साइड कम है उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट ले जाओ, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, एज वी इंक्रीजेस
the concentration of CO2 equilibrium shift will move towards product side. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड, ऑल द अदर कंडीशन केप्ट कांस्टेंट, प्रिडिक्ट एक्सप्लेन हाउ द पोजीशन इक्विलिब्रियम चेंज। वही है भाई, एक्सोथर्मिक है ना, तो हीट का साइन यहाँ पे आएगा। टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये साइड क्या हो जाएगी, इंक्रीज होएगी, तो इसके अपोजिट साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट चले जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ये बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई द कंसंट्रेशन ऑफ NH4NO2 यानी कि अमोनियम नाइट्रेट इज डिक्रीज। अगर हम अमोनियम नाइट्रेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दें और द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस। देखो, अभी मैंने बताया कि जितने भी फैक्टर्स हैं ना, रेट सबसे डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है, चाहे चाहे कंसंट्रेशन हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे सरफेस एरिया हो, चाहे ये कंसंट्रेशन हो। अगर ये इंक्रीज होंगे तो रेट इंक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होंगे तो रेट भी डिक्रीज होना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा व्हेन वी, अब मैं अच्छा ये पूरा लिख के ये बता देता हूँ, व्हेन वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन particles start to go further away. So because of that, frequency of effective collision decreases. As a result of it, rate of reaction also increases. Oh sorry, also decreases. अब देखो यहाँ पे तीन मेन पॉइंट, ये सही है। अब देखो, उसने मुझे कंसंट्रेशन का तो बोल दिया था हम कम करें। तीन पॉइंट किसके थे, एक पॉइंट ये बताने का था कि जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर जा रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये बताने का था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिक्रीज हो रही है, और एक पॉइंट ये बताने का था कि रेट ऑफ जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। ठीक है, तो तीन पॉइंट इन तीन वो चीज़ों के थे, तीन मार्क इन तीन पॉइंट्स के थे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि the coal fire power stations also produce oxides of nitrogen such as NO. NO is produced when N2 react with oxygen. Construct the equation for this reaction ना, वो ये N2 रिएक्शन करेगा O2 से, तो हमारे पास बन जाएगा 2NO गैस। ये भी गैस है और ये भी गैस है। वो क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीज। अब ये कितनी दफा कर चुके हैं, देखो एक ही चीज बार बार रिपीट हो जा रही है, सेम चीज रिपीट हो जा रही है ना। ठीक है, ठीक है? एक ही चीज क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो जा रही है। अच्छा देखो, अगर आप ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको फील ये हो रहा होगा कि भाई ये बड़ा मुश्किल है, कुछ है इसमें, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल फुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वो भाई यहाँ पे बोला है कि एक सल्फोमिक एसिड है मेरे पास, इस सल्फोमिक एसिड इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट रिएक्ट्स विद द aqueous sodium nitrate to make the nitrogen gas as shown in the equation NH2SO3H and NaNO2 plus this and this and this। ठीक है, अब बोला है the concentration of NaNO2 is increased, the temperature remains constant, explain how the rate of reaction changes। अब वही है ना कि अगर हम ये कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स जो है वो करीब करीब आ जाएंगे, तो पार्टिकल्स बिकम मोर क्राउडेड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ सॉरी अफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अभी एक ही चीज़ आपके पास चलती भी आ रही है। ठीक है,
अच्छा देखो, ये आपके पास एक अलग क्वेश्चन है, इसको करते हैं। तो बोला है आयरन पाउडर रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमने आयरन का पाउडर लिया है, ठीक है, ये पाउडर फॉर्म में लिया आयरन, और वो क्या कर रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। आयरन क्या कर रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है। आयरन रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म FeSO4 प्लस H2O। तो देखो वो यहाँ पे बोल क्या रहा है हमें। The graph shows the volume of a hydrogen gas produced at 20 डिग्री सेल्सियस as the reaction proceed। जो ग्राफ है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने ये ये प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। State how long it takes from the start of the experiment to collect 18 centimeter cube of hydrogen gas। यानी कि बोला कि 18 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस में आने में कितना टाइम को लगेगा, ठीक है। तो 18 सेंटीमीटर को आप ये कंपेयर कर लो, 18 यहाँ पे आएगा ना, 18 यहाँ पे मैच करो और यहाँ पे नीचे ले आओ, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, कितना रहेगा, 6 मिनट को लगेंगे। सही। अच्छा देखो फिर उसके बाद क्या है। अब वो बोल रहा है कि भाई द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एट 30 डिग्री सेल्सियस, ऑल द अदर कंडीशंस आर सेम। बोले कि वही अगर मैं रिएक्शन तो 30 डिग्री सेल्सियस से कर दूं, पे कर दूं, इससे पहले मैं कर रहा था 20 पे, and all the other conditions are same, draw a line on the grid to show how the volume of hydrogen gas changes with the time when the reaction is done at 30 डिग्री सेल्सियस। देखो सिर्फ पता है पर डिफरेंस क्या आता है। अब अगर तुम रिएक्शन तेज कर रहे हो, तुम्हारा अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रिएक्शन स्पीड से होगा, लेकिन देखो इस रिएक्शन का जो है ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस उसके ऊपर कुछ नहीं पड़ना फर्क, जो यील्ड है, ठीक है। यानी कि जिस तरह यहाँ पे 34 पे आ रहा था ना, 34 डिग्री, 34 cm³ पे आ रहा था, तो यहाँ पे भी 34 cm³ पे आएगा। बस क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा, यानी तेज हो जाएगा, ठीक है। तो तुम यूँ करके बना सकते हो ये। तो देखो क्या हुआ, वही हुआ, बस क्या हुआ, रिएक्शन ज्यादा जल्दी हो गया। ये रिएक्शन का स्टार्ट जो था काफी तेज था, फिगर से स्टार्ट था, तो पहले ये वो बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये वो 2 मार्क का था, ठीक है। 1 मार्क तुम्हें ये चीज दिखानी है कि भाई ये जो है ना, इसका स्टार्ट बड़ा स्ट्रांग हो रहा है, 1 मार्क इसका है। और ये बाकी हिस्सा है, ठीक है, कि ये कहाँ पर ये वो गिर रहा है, यानी स्टॉप हो रहा है। अच्छा देखो फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो यहाँ पे। Describe and explain using the ideas about the collision between the particles how the rate of a reaction changes when the temperature of a reaction is increased, all the other conditions are the same। देखो फिर वही चीज आ गई कि भाई अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर लूँ तो क्या होगा, कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ने का। अब ये कोई हम लोग 150 दफा कर चुके हैं अभी ना। सही है। फिर उसके बाद क्या बोले, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन यूजिंग द आइडियाज अबाउट द कोलिजन बिटवीन द
पार्टिकल्स हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद द लार्जर पीस ऑफ आयरन इज यूज। वही अगर सरफेस एरिया में इंक्रीज करूंगा तो साइड्स टू अटैक वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, एक ही चीज चल रही है ना। अच्छा देखो यहाँ पे जो हमने शुरू में किया था ना एक क्वेश्चन, वही क्वेश्चन बाबर ये रिपीट हो जा रहे हैं। ठीक है, कोई खास इसमें चेंजेस नहीं आ रही। ठीक है,